नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम SOLDU BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से एजुकेशन डिसिप्लिन को डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम यूनिट 2 के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। यह संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। संवैधानिक मूल्य यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मुख्यतः हम समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार पर बात करेंगे। आपके मन में यह सवाल आया होगा कि संवैधानिक मूल्य हम शिक्षा के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा और संविधान यानी एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व से, उसके चरित्र से और उसकी आकांक्षाओं से प्रभावित होती है, और ये सारी चीजें कहीं न कहीं राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी होती हैं। इसलिए शिक्षा सहित सारी राष्ट्रीय नीतियां और योजनाएं भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप ही निर्मित की जाती हैं, और उन्हीं से हमें संवैधानिक मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार की प्राप्ति होती है, और उनके अनुरक्षण या उनको बचाए रखने के लिए निर्देश मिलते हैं। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, अगर उसे हम ध्यान से पढ़ें तो ये हमें कई चीजों के लिए गाइड करती है। मैं इसे यूं का यूं पढ़ रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं समर्पित आत्मार्पित करते हैं, यानी इंटरनलाइज करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान में जब जब जो कुछ भी लिखा जाएगा वो इन मुख्य शब्दों से गाइड होगा। इसलिए हमारे देश में, हम लोकतांत्रिक देश हैं, और हमारे देश में मौलिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार और उत्तरदायित्व की दृष्टि से शिक्षा में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, या शिक्षा को प्रभावित करने के लिए और उसे गाइड करने के लिए ये सारे संवैधानिक मूल्य हमारे सामने होते हैं। मुख्यतः अगर हम देखें तो शिक्षा से संबंधित ये निम्नलिखित अनुच्छेद हैं, जो शैक्षिक जो भी विमर्श है, शैक्षिक नीतियां हैं, उनको कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल्स एजुकेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाइड करते हैं, इफेक्ट करते हैं। समानता कानून के समक्ष समानता, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर मिलना, अस्पृश्यता का निषेध होना या उपाधियों का निषेध होना, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में शामिल हैं, ये सारे शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ चीजें कि ये कैसे शिक्षा को प्रभावित करते हैं। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के गोखले बिल को ब्रिटिश विधानसभा ने 18 मार्च 1910 को खारिज कर दिया था। भारत में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए जो पहला प्रयास था, हिस्टोरिकली अगर हम देखें कि शिक्षा को, आज हम जानते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का हमारा एक पूरा आर्टिकल है, एक एक्ट है, जो कि बच्चों की शिक्षा को
फ्री और कंपल्सरी मानता है क्लास 8th तक। तो इसके लिए जो सबसे पहला जो प्रयास था वो प्रयास गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में किया था, जहां पर उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि हर एक भारत के हर एक जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन, निशुल्क यानी फ्री, और अनिवार्य यानी कंपल्सरी तौर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि उस समय पर ब्रिटिश संसद ने उनकी बात को नहीं माना और इस तरह से लगातार हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो लोग हैं वो टाइम टू टाइम प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने, उसको सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो मुद्दे हैं उन पे बात करते आए और लगभग 99 साल बाद भारत में 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पास हुआ। संविधान का अनुच्छेद 29(2) यह व्यवस्था करता है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, लिंग, धन या नस्ल के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी सबका एडमिशन किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, वंश, जाति या लिंग से हो। तो समानता का अधिकार अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कानून के समक्ष भी समानता है, उसी तरीके से जो शैक्षिक संस्थान है उनमें भी हम सब समान रूप से प्रवेश कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारतीय क्षेत्राधिकार में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। समानता के इस अधिकार का आशय यह सुनिश्चित करता है कि राज्य शक्तियों का उपयोग विभेदकारी रूप से नहीं करेगा, यानी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और शिक्षा के संदर्भ में भी प्रवेश के जो नियम है उनको अनुच्छेद 14 के अनुसार ही नियंत्रित किया गया है कि शिक्षा तक जो पहुंच है वो सबकी पहुंच होनी चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें हम स्कूल में नहीं लेंगे। वो धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन से रोका नहीं जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो बात करता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, और ये कौन नहीं करेगा, ये राज्य नहीं करेगा। इससे भी पहले हमने जो बात करी है वो राज्य यानी स्टेट की सरकार ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। सरकार किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, और यही भेदभाव वो शैक्षिक अवसरों में भी नहीं करेगी। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है कि जब एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन होगा। उसी तरीके से 16(6) जो बात करता है वो नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों के आरक्षण के लिए भी विशेष उपबंध करता है। तो एक तरफ तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन एक और टर्म हम यूज करते हैं आरक्षण, जिसके लिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी हम एक सकारात्मक तरीके से लोगों के साथ विभेद करते हैं, और हम ऐसे लोग, हमसे तात्पर्य यहाँ पे राज्य से है कि राज्य सरकार जो है अगर यह देखती है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जाति विशेष के लोग बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते हैं, यानी उन सब सुविधाओं का, उस तरह के रोजगारों का लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं, तो वहां पे वो कुछ चीजें, उस तरह की जो नियुक्तियां हैं उसमें आरक्षण दे देती है, ताकि उन पक्षों से भी, पिछड़े वर्गों से भी जो प्रतिनिधित्व है वो उस विशेष ऑफिस में या विशेष तरह का जो भी सेवाएं हैं उसमें वो आ सके। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य के ऐसे 14 वर्ष तक के सारे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। ये पहले 86 संविधान में था जो कि 2002 में हुआ था, और अब अगर हम देखें तो अब जो 21 क जो आता है या 21A जो आता है वो RTE के अंतर्गत आता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में बना है। तो 2009 में बनने से पहले हमने अभी जैसे कहा कि एक लंबा संघर्ष रहा है, तो उससे पहले 86 संविधान संशोधन में वो जोड़ा गया था, जिसको अब बाद में RTE एक्ट के अंदर ले लिया गया है। उसी तरह संविधान का अनुच्छेद 350A बात करता है कि प्रत्येक राज्य या प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह दायित्व है कि भाषाई दृष्टि से स्कूल में पढ़ने वाले
अल्पसंख्यक बच्चों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। आर्टिकल 28 बात करता है कि पूर्ण रूप से राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि द्वारा पोषित का तात्पर्य होता है, निधि मतलब राज्य जो पैसा देता है, यानी सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि संविधान के अनुसार भारतीय राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, वो किसी भी प्रकार के धर्म को पोषित नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 28 के ही अनुसार, ये 22 यहाँ पर गलत लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 28 के ही अनुसार राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में बच्चों को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने को बाध्य नहीं किया जाएगा। 28 के अकॉर्डिंग बेसिकली माइनॉरिटीज अपने लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये बात की गई है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर पढ़ने वाले बच्चों को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो माइनॉरिटी जो भी प्रेयर है या माइनॉरिटी के जो भी रिलीजियस जिस भी तरह के रिचुअल्स हैं उसमें वो पार्ट करें। उदाहरण के लिए जामिया जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो जामिया में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को ये इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो नमाज जिस समय पे होती है या जिस तरह से एक पर्टिकुलर तरह से शिक्षा संस्थान के अंदर पेश आना है, तो वो धार्मिक उपासना में उनको उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जो धर्म के अनुसार है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी उद्योग, खनन या किसी संकटमय कार्य में नहीं लगाया जा सकता। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि ये जो अलग अलग अनुच्छेद हैं इनको हम साथ साथ में ये भी देख सकते हैं कि देखिए, एक तरफ अनुच्छेद 24 बात करता है कि 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वो काम में नहीं लगाए जाएंगे, किसी उद्योग में नहीं लगाए जाएंगे, अदरवाइज वो चाइल्ड जो लेबर है उसके अंतर्गत आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आरटीई जो है एजुकेशन को इंश्योर करने की जो बात करता है कि कम से कम इतनी शिक्षा बच्चों को दी जाए, वो भी बात करता है अप टू 14 ईयर्स। तो अप टू 14 ईयर्स यानी दूसरी तरफ से अगर हम देखें कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे काम पर नहीं लगे हुए हों। तो यहाँ एक तरफ वो चाइल्ड लेबर एक्ट इस बात को प्रोहिबिट करता है कि बच्चे को काम में नहीं लगाया जाना चाहिए, जो जब वो काम पर नहीं लगेंगे और तभी उनका जो राइट टू एजुकेशन है वो इंश्योर हो पाएगा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं, जब हम डिफरेंट राइट्स को पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के साथ उनको सुपर इम्पोज करके देखते हैं, तो कुछ जो राइट्स हैं वो राइट कहीं ना कहीं दूसरे राइट को इनेबल करने का काम भी कई बार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 के 3 के अनुसार राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई नियम बनाने में बाधा नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार सर्वप्रथम छुआछूत को समाप्त किया गया था और उसके बाद अनुच्छेद 46 में ये व्यवस्था की गई कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। तो एक तरफ तो छुआछूत को खत्म किया गया और दूसरी तरफ जो छुआछूत वर्षों से जिस तरह से लोगों के जो सामाजिक संबंध हैं उनको प्रभावित करती थी और उसके साथ साथ उनका लगातार शोषण होता आया है, तो राज्य कोशिश करेगी कि जो शैक्षिक जो भी संस्थान है उन संस्थानों में एससी और एसटी जो वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रकार के जो कार्यक्रम है वो लेकर आए और इसी के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन भी आता है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। संविधान के अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। तो यानी यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि अगर राज्य कोई पैसा दे रहा है तो राज्य इस आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा कि यह माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटी है। और दूसरी तरफ 30(1) में ये भी कहा गया है कि अगर
कुछ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये लगता है कि उन्हें अपनी धर्म और भाषा को बचाए रखने के लिए शैक्षिक संस्थानों की ज़रूरत है, तो वो अपने अलग से शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 31 के अनुसार हैं और 32 के अनुसार राज्य उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब भारत की संविधान की जो उद्देशिका थी उसके अंतर्गत जो बहुत सारे मूल्य लिखे गए हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार, इनके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। फ्रांस की जो क्रांति थी उसने विश्व को समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का संदेश दिया, यानी इक्वेलिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, ये 3 टर्म्स हमें जो भी मिली हैं ये फ्रांस की क्रांति के बाद आई हैं और फ्रांस ने, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और उसके बाद जो नए जो राज्य बने उन सब के संविधान में कहीं न कहीं हमें समानता, स्वतंत्रता या फ्रेटर्निटी जो है इनका कहीं न कहीं विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे भी जो मौलिक अधिकार हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका जो विचार है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, और उसके बाद जितने भी राज्य नए देश बने उन देशों में संविधान का जो निर्माण हुआ है उनमें मौलिक अधिकारों को समावेश किया गया है। ये सब आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा। 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा, जिसको हम ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन भी कहते हैं, के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। और इस पे बहुत सारे देशों ने, जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है जिसमें 10 पॉइंट्स दिए गए हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह की जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए, इसको बहुत सारे देशों ने इस अधिकार पत्र पे साइन भी किया है। समानता, इक्वेलिटी, जनतंत्र की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं और ऐसे समाज में रंग, रूप, जाति, धर्म, वंश, लिंग या वर्ग का कोई अतिरिक्त भाव नहीं होता या इसके आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और सबको समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि समान अवसर के साथ साथ में व्यक्तिगत अगर भिन्नता है तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दो व्यक्ति जब कुछ समान ही नहीं हो सकते तो उनको एक जैसे अवसर कैसे प्रदान किए जाएं। तो वहां पर आ जाता है कि जो व्यक्तियों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उन्हें उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल है, दो लोगों के पैर बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम उनके पैरों के साइज को ध्यान में ना रखते हुए उन्हें सेम साइज के जूते दे दें, एक जने को 4 नंबर के जूते आते हैं, को 6 नंबर के जूते आते हैं, लेकिन हम दोनों को ही 5 नंबर के जूते दे दें, क्यों? क्योंकि हम उनके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। तो समानता का तात्पर्य ये नहीं है कि 4 और 6 नंबर वाले को 5 नंबर का जूता दे दिया जाए। समानता का मतलब यही है, अवसरों की समानता का मतलब ये है कि जिसे जिस तरह की आवश्यकता है उसे उस तरह की ही चीजें उपलब्ध करवाई जाएं। इस प्रकार जनतंत्र में समानता का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचियों, योग्यताओं तथा संस्थाओं के अनुसार विकास की पूरी पूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। बंधुत्व यानी आपसी भाईचारे की भावना का होना। न्याय का सिद्धांत भी जो है वो जनतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है और इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कानून की दृष्टि से निर्धन और धनवान सब एक जैसे होने चाहिए तथा अपने अधिकार और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्रता, फ्रीडम। वस्तुतः स्वतंत्रता जनतंत्र की आत्मा है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपनी पूर्ण शक्तियों को विकसित नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन संबंधी प्रत्येक समस्या के विषय में अपनी निजी सोच रखने, विचार रखने, लिखने, भाषण देने, वाद विवाद करने तथा आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आपकी स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाली नहीं होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता या जिसे इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहा जाता है, उसका अर्थ होता है धर्म से निरपेक्ष रहना, यानी धर्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करना। व्यक्ति या समुदाय की जो आस्था है या धर्म है उसे बिना बाध्यता के उसके अनुसरण आचरण करने की छूट देना ही धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि
सभी धर्मों को आदर और सम्मान देना। तो हम एक तरह से धर्म से निरपेक्ष नहीं हो रहे हैं, बल्कि धर्म के प्रति टॉलरेंस जो है उसको दिखा रहे हैं और धर्मों का जो सम्मान है उसकी तरफ बात करें। तो सभी धर्मों को आदर और सम्मान की दृष्टि से राज्य देखेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। मुख्य रूप से दो तीन चीजें हम देख सकते हैं जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष अगर राज्य है तो भारत राज्य का यानी कि सरकार का, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार भारत राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उसी तरीके से हमने अनुच्छेद 25 और 28 को भी पढ़ा है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार सभी को अपने धर्म को मानने तथा उसको आचरण में लाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। साथ ही साथ शिक्षा के संदर्भ में अगर हम देखें तो अनुच्छेद जो 28 है वो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने की बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अनुच्छेद 30 को देखें तो सरकार कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार, जीवन जीने का जो अधिकार है वो मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। मानव अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए अधिकारों के लिए जारी लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके जो 10 पॉइंट है जो अभी हमने ऊपर भी बात किए थे वो लगभग वो मुख्यतः ये है कि सभी लोग गरिमा और अधिकारों के मामले में स्वतंत्र और बराबर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आजादी और सुरक्षा का अधिकार होता है। सभी को गुलामी और दासता से भी आजादी का अधिकार है। एक लंबे समय तक हम जानते हैं कि दास जो प्रथा थी और गुलामों की जो प्रथा थी, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खरीद सकता है। तो जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खरीदता है तो जिस व्यक्ति को खरीदा जाता है दास, वो वस्तु की तरह उसे देखा जाता है, उसे ह्यूमन के बराबर नहीं समझा जाता। तो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में ये पॉइंट भी रखा गया कि सभी को गुलामी और दासता से आजादी दी जाए। और उसी के बाद जो है वेस्टर्न जो भी कंट्रीज हैं जहाँ पे गुलामी और दासता थी वहां दासता खत्म हुई है। यातना, प्रताड़ना और क्रूरता से आजादी का अधिकार है। मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी या हिरासत में रखने से आजादी है, यानी कि कोई भी सरकार जो है किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती। और जब तक अदालत में दोषी करार नहीं होता है तब तक व्यक्ति को निर्दोष कहा जाता है, उसे आप अपराधी नहीं कह सकते। विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का भी मानव अधिकार है। सरकार बनाने, चुनने और सरकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार भी हमारा मानव अधिकार है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति करना और सुरक्षा करना, ये भी हमारा सुरक्षा का जो अधिकार है वो भी हमारा एक ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है। मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा सहित स्वयं और परिवार का जीने का जो अधिकार है वो भी हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। शिक्षा का अधिकार, खासकर जो अभी हम प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की बात करें, राइट टू एजुकेशन, वो सांस्कृतिक सुरक्षा सहित स्वयं और परिवार के जीने का अधिकार, ये भी बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। तो राइट टू एजुकेशन जो बना है वो ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए कम से कम प्राइमरी एजुकेशन, क्लास 8 तक की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन सबको मिलनी ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के प्रति जवाबदेही है जो कि लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारतीय संविधान इस अधिकार की केवल गारंटी ही नहीं देता बल्कि उसको तोड़ने वालों के लिए संविधान में सजा का भी प्रावधान है। और भारत में 28 दिसंबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। इस आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिज्ञों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। इनमें जैसे बाल मजदूरी है, HIV, एड्स, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और जनजाति के अधिकारों को
रखा गया है। यानी कि अगर ये इस तरह के जो बहुत सारे भारत के संदर्भ में जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का वायलेशन होता है, उनको कोई हनन करने की कोशिश करता है, तो ह्यूमन राइट्स एक्ट के अनुसार इन राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाने की बात की जाती है, या उनके साथ फाइट किया जाता है, जो संघर्ष किया जाता है। इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट होता है। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।